नमस्कार दोस्तों। सक्सेस इंडियन एजुकेशन में मैं अमित साहू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भाग 2 पढ़ाऊंगा। इससे पहले की क्लास में मैंने मध्य प्रदेश भौगोलिक स्थिति का भाग 1 बताया था। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भाग 2। इससे पहली क्लास में मैंने भौगोलिक स्थिति में मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार एवं मालवा का पठार के बारे में बताया था। आज मैं आपको अन्य पठार या अन्य क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इसमें पढ़ेंगे हम रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार जिसका क्षेत्रफल है 31,954.8 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 31,954.8 वर्ग किलोमीटर। और यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% है। कितना है? 10.36%। 10.36%। इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी औसत ऊंचाई है 400 से 600 मीटर के आसपास। कितनी है? रीवा पन्ना के पठार की औसत ऊंचाई 400 से 600 मीटर के आसपास है। और किस किस ज़िले के अंतर्गत आता है? तो ज़िले की बात करते हैं तो इस पठार के अंतर्गत आने वाले ज़िले हैं रीवा, सतना, पन्ना, दमोह। कौन कौन से हैं? रीवा आता है, सतना, पन्ना, दमोह। इसके अतिरिक्त सागर के भी कुछ भाग आते हैं। सागर ज़िले के भी कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है। और इसके निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण हुआ है विंध्य शैल की अपर्दन के से हुआ है। विंध्य शैल की जो चट्टानें हैं उनके अपर्दन से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में बलुआ पत्थर की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? बलुआ पत्थर की प्रधानता है। जलवायु की बात करते हैं तो ग्रीष्म काल में साधारण गर्म रहती है यहाँ की जलवायु। गर्मी के दिनों में या ग्रीष्म काल में साधारण गर्म रहती है और शीतकाल यानी ठंड के मौसम में साधारण ठंडी होती है। तापमान की बात करते हैं तो ग्रीष्मकालीन तापमान है यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। और शीतकालीन तापमान होता है 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। और इस क्षेत्र में वर्षा की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में वर्षा लगभग होती है 100 से 125 सेंटीमीटर। कितनी वर्षा होती है? 100 से 125 सेंटीमीटर के आसपास। और यहाँ से बहने वाली नदियाँ प्रमुख कौन कौन सी नदियाँ हैं? टोंस, कैन, बीहड़ आदि नदी प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी नदी होती हैं? टोंस, कैन, बीहड़ आदि नदी यहाँ से प्रवाहित होती हैं इस क्षेत्र से। और रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत हम यदि वनों को देखते हैं तो वनों में बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खैर। कौन कौन से? बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खैर आदि वन वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ की मिट्टी की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से काली तथा कछारी मिट्टी। रीवा पन्ना के पठार में काली तथा कछारी मिट्टी का सम्मिश्रण पाया जाता है। मिश्रित मिट्टी मिलती है यहाँ पर, काली एवं कछारी। और इस क्षेत्र के अंतर्गत यदि फसल की बात करते हैं तो फसल में है गेहूँ, चावल, सरसों, ज्वार। कौन कौन सी फसल? गेहूँ, चावल, सरसों, ज्वार आदि फसल इस क्षेत्र में उत्पादित होती है। यदि खनिज की बात करते हैं तो यहाँ पर मिलने वाले खनिज हैं चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम तथा हीरा। हीरा पन्ना के पठार में चूना पत्थर मिलता है, सिलिका मिलता है, जिप्सम मिलता है तथा हीरा प्रमुख है। हीरे के लिए पन्ना जिला प्रसिद्ध है। हीरे के लिए पन्ना जिला प्रसिद्ध है जहाँ से हीरा का उत्खनन होता है। उद्योग की बात करते हैं इस क्षेत्र में तो रीवा चीनी मिट्टी के लिए, रीवा जो जिला है या रीवा का जो क्षेत्र है चीनी मिट्टी के लिए। और कत्था उद्योग। कौन सा? कत्था उद्योग। तथा सतना एवं मैहर। कौन कौन से? सतना एवं मैहर सीमेंट उत्पादन के लिए। किसके लिए? सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यदि पर्यटन स्थल की बात करते हैं, दर्शनीय स्थल की, तो चित्रकूट, मैहर, चचाई केवटी जलप्रपात, भरहूत का स्तूप यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। अभी हमने रीवा पन्ना का पठार के बारे में पढ़ा।
आइए अब पढ़ते हैं नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी, तो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र का क्षेत्रफल है 86,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 86,000 वर्ग किलोमीटर। और राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 26% भाग है। कितना है ये? 26% भाग। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 26% भाग है। यदि औसत ऊंचाई की बात करते हैं, नर्मदा सोन घाटी की औसत ऊंचाई की बात करते हैं, तो इसकी ऊंचाई है लगभग 300 से 400 मीटर। 300 से 400 मीटर के आसपास। वैसे नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र जो है निचला भाग है। नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र निचला भाग है, फिर भी इसकी औसत ऊंचाई रहती है 300 से 400 मीटर के आसपास। यदि ज़िले की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत ज़िले आते हैं जैसे शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, देवास, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ। शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, देवास, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ आदि जिले इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र के निर्माण की बात करते हैं तो इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है पश्चिम में दक्कन ट्रैप की चट्टानों से। पश्चिम में किससे हुआ है? दक्कन ट्रैप की चट्टानों से। तथा पूरब में धारवाड़ तथा विंध्यक्रम की चट्टानों से हुआ है। पूरब में हुआ है धारवाड़ तथा विंध्यक्रम की चट्टानों से। और यदि इस क्षेत्र के जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु की दृष्टि से है अधिक गर्म। जलवायु की दृष्टि से है अधिक गर्म तथा साधारण ठंडा क्षेत्र है। यहाँ पर गर्मी अधिक होती है और ठंडी सामान्य रहती है। वर्षा की बात करते हैं तो लगभग यहाँ होती है 70 से 140 सेंटीमीटर वर्षा। नर्मदा सोन घाटी का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत लगभग 70 से 140 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। और यदि अब इसके क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ आती हैं उनकी बात करते हैं तो इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ, जिसमें नर्मदा नदी प्रमुख है। जो नदियाँ हैं सबसे प्रमुख इसमें है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। 1312 मतलब 1312 किलोमीटर। और इसके अंतर्गत और भी नदियाँ हैं जैसे सोन है, जोहिला है, तवा है, हिरण है, शेर नदी है, हथनी है, शक्कर नदी है, दूधी नदी है आदि प्रमुख नदियाँ इस क्षेत्र में बहती हैं। और यदि वन की बात करते हैं, वन, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत वन आते हैं सागौन, वन वृक्ष है सागौन, तेंदुपत्ता, साल वृक्ष होता है, बांस प्रमुख वन संपदा है। क्या क्या है? सागौन है, तेंदुपत्ता है, साल है, सॉरी दिख नहीं रहा था, सागौन है, तेंदुपत्ता है, साल है, बांस आदि प्रमुख वन संपदा है। यदि इस क्षेत्र में हम मिट्टी की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में पश्चिम की जो मिट्टी है वो गहरी काली है। पश्चिम क्षेत्र की जो मिट्टी है, नर्मदा सोन घाटी के पश्चिम क्षेत्र की जो मिट्टी है वो गहरी काली है। और यदि पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। और फसल की बात करते हैं तो इसकी प्रमुख फसल है, नर्मदा सोन घाटी में जो फसल हैं वो है कपास, मूंगफली, ज्वार, गेहूँ, चावल, सोयाबीन आदि। कौन कौन सी फसल आती है इसके अंतर्गत? कपास, मूंगफली, ज्वार, गेहूँ, चावल, सोयाबीन आदि। और इस क्षेत्र में देखें खनिज, खनिज के अंतर्गत देखते हैं तो निम्न खनिज हैं इसमें, जैसे कोयला है, कोयला, चूना पत्थर, संगमरमर, मैग्नीज, चीनी मिट्टी। क्या क्या पाया जाता है इस क्षेत्र में? इस कोयला, चूना पत्थर, संगमरमर, मैग्नीज, चीनी मिट्टी आदि इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग के अंतर्गत जैसे कि सीमेंट उद्योग, कौन सा उद्योग? सीमेंट उद्योग, रबर उद्योग और दिया सलाई उद्योग, चीनी मिट्टी का उद्योग इत्यादि हैं। इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग, रबड़ उद्योग, दिया सलाई उद्योग, चीनी मिट्टी का उद्योग आदि उद्योग आते हैं। पर्यटन क्षेत्र की बात करते हैं, इसमें दर्शनीय स्थल हैं तो वो है अमरकंटक में कपिल धारा। क्या है? अमरकंटक में कपिल धारा और दुग्धधारा जलप्रपात। कौन कौन से? कपिल धारा, दुग्धधारा, जलप्रपात। और भेड़ाघाट में है धुआंधार जलप्रपात। भेड़ाघाट में क्या है? धुआंधार जलप्रपात। और जैसे महेश्वर, ओंकारेश्वर आदि दर्शनीय स्थल हैं।
अभी हमने मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत नर्मदा सोन घाटी पढ़ा, मालवा का पठार पढ़ा, बुंदेलखंड का पठार पढ़ा और मध्य भारत। अब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड नंबर जो है सतपुड़ा मैकल श्रेणी, इसमें पढ़ेंगे हम सतपुड़ा मैकल श्रेणी, ये दूसरा नंबर है। तो इसका क्षेत्रफल देखते हैं। तो इसका क्षेत्रफल है 34,000 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 34,000 वर्ग किलोमीटर। और संपूर्ण मध्य प्रदेश का जो है ये 11% है। कितना परसेंट भाग है? 11% भाग है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो 400 से 600 मीटर। कितनी? 400 से 600 मीटर के आसपास इसकी औसत ऊंचाई है। और जिसमें देखें तो महाद्वीप श्रेणी में एक जो मतलब चोटी है धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़ जो है महाद्वीप श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो वो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो कि 1350 मीटर की है। कितनी है? 1350 मीटर की है, जिसे धूपगढ़ की चोटी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी जो जिले के किस जिले के अंतर्गत आती है तो वो है खंडवा जिला। इसी में आता है खंडवा जिला, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट आदि। कौन कौन से जिले आते हैं? खंडवा आता है, खरगोन आता है, बुरहानपुर आता है, बड़वानी आता है, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी, मंडला, बालाघाट आदि जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और निर्माण, इस क्षेत्र के निर्माण की बात करते हैं तो इस श्रृंखला का निर्माण हुआ है दक्कन ट्रैप की चट्टानों से। कौन सी चट्टानों से निर्माण हुआ है? दक्कन ट्रैप की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। इन चट्टानों के साथ साथ आर्कियन क्रम की और धारवाड़ क्रम की। कौन कौन से? आर्कियन क्रम की और धारवाड़ क्रम की चट्टानों से भी इसका निर्माण हुआ है। तो जो सतपुड़ा की मैकल श्रेणी है उसका निर्माण दक्कन ट्रैप की चट्टानों से, आर्कियन क्रम की चट्टानों से और धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। यदि इस क्षेत्र की जलवायु की बात करें तो इस क्षेत्र की जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं हम, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। पश्चिम से यदि हम पूर्व की ओर जाएं तो इसके तापमान में कमी आती है। इस क्षेत्र की जलवायु जो है अधिक गर्म है तथा साधारण ठंडी है। यहाँ गर्मी जो है अधिक पड़ती है और ठंडी जो है साधारण रहती है। और यदि इस क्षेत्र में हम वर्षा की बात करें तो इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर, कहाँ से? पश्चिम से यदि हम पूर्व की ओर जाएं तो वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। और पश्चिम भाग में लगभग 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पश्चिमी जो भाग है उसमें 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यदि पूर्वी भाग की बात करें तो पूर्वी भाग में 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है? 140 सेंटीमीटर। और इस क्षेत्र में जो बहने वाली नदियां हैं तो प्रमुख नदियां हैं जैसे ताप्ती है, बैनगंगा, शक्कर, वर्धा, तवा, यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? ताप्ती, बैनगंगा, शक्कर, वर्धा और तवा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। यदि वन संपदा की बात की जाए तो इस क्षेत्र में वन संपदा सतपुड़ा श्रेणी का लगभग इसमें 50% भाग वनाच्छादित है। कितना है? 50% भाग वन के द्वारा वनाच्छादित है, जहाँ पर वन पाए जाते हैं। जिसमें क्या क्या है? साल वृक्ष, सागौन, बांस, तेंदुपत्ता प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है इस क्षेत्र में? साल, सागौन, बांस, तेंदुपत्ता प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। यदि मिट्टी की बात करें हम तो इस मिट्टी में पश्चिम तथा मध्य में, कहाँ कहाँ के? इस क्षेत्र में जो श्रेणी है इस श्रेणी में पश्चिम तथा मध्य में काली मिट्टी पाई जाती है। पश्चिम के क्षेत्र एवं मध्य क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। और जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी भाग है, उसमें लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी भाग में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और आगे चलते हैं, देखते हैं खनिज। तो इस क्षेत्र में प्रमुख खनिज हैं जैसे मैग्नीज, बॉक्साइट है, चीनी मिट्टी है, संगमरमर और कोयला। क्या क्या है? मैग्नीज है, बॉक्साइट है, चीनी मिट्टी है, संगमरमर है और कोयला इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब यदि उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग में खनन उद्योग। कौन सा? खनन उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, जो कि नेपानगर में है। कहाँ है? नेपानगर। तो इसके यहाँ पर खनन उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग आदि उद्योग हैं। यदि दर्शनीय स्थल या पर्यटक स्थल की बात करते हैं तो यहाँ पे पचमढ़ी। क्या है दर्शनीय स्थल में? क्या है? पचमढ़ी है, 52 गजा मंदिर है, 52 गजा मंदिर
और असीरगढ़ का किला है। क्या क्या? पचमढ़ी है, 52 गजा मंदिर है और असीरगढ़ का किला है। यहाँ का पर्यटन क्षेत्र। अभी हमने पढ़ा है सतपुड़ा मैकल श्रेणी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। अब थर्ड नंबर हम पढ़ते हैं पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। क्या? पूर्वी पठार, जिसे ही क्या बघेलखंड का पठार कहा जाता है। तो इस क्षेत्र की बात करते हैं तो यह संपूर्ण मध्य प्रदेश, यह संपूर्ण मध्य प्रदेश का लगभग 7% है। कितना है? 7% है। संपूर्ण मध्य प्रदेश का 7% है। इसका क्षेत्रफल है 26,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 26,000 वर्ग किलोमीटर। और यदि यहाँ की औसत ऊंचाई की बात करें तो इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई है लगभग 400 से 600 मीटर। कितनी है? 400 से 600 मीटर। यहाँ की औसत ऊंचाई 400 से 600 मीटर है। अब इसके अंतर्गत आने वाले ज़िलों की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत ज़िले आते हैं जैसे सीधी है, सिंगरौली है, शहडोल है, उमरिया है, अनूपपुर है। कौन कौन से? सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर आदि जिला इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और बात करते हैं इसका निर्माण किस से हुआ है तो इस जो क्षेत्र है, इस प्रदेश का निर्माण जो है आद्य महाकल्प और ज्यूरासिक काल। कौन कौन सी? आद्य महाकल्प और ज्यूरासिक काल के सेल समूह से हुआ है। कौन कौन से? आद्य महाकल्प और ज्यूरासिक काल के सेल समूह से इसका निर्माण हुआ है। आइए बात करते हैं यहाँ की जलवायु की। तो इस क्षेत्र की जलवायु अधिक गर्म तथा साधारण ठंडी है। गर्मी कैसी पड़ती है? यहाँ अधिक गर्म है। इस क्षेत्र की जलवायु अधिक है गर्म, और ठंडी कैसी है? कम। साधारण मतलब ठंडी जो है साधारण पड़ती है। और यदि यहाँ की तापमान की बात करते हैं तो गर्मी के दिनों में यानी ग्रीष्मकालीन तापमान होता है 40 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 40 डिग्री सेल्सियस। और यदि शीतकालीन तापमान की बात करें तो वो होता है 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे यदि वर्षा की बात करें तो वर्षा इस क्षेत्र में होती है 125 से 140 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 125 से 140 सेंटीमीटर। और इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ, इस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? जैसे इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ हैं सोन नदी बहती है, जोहिला, रेहंद। कौन कौन सी नदी? इस क्षेत्र की सोन नदी है, जोहिला है, रेहंद। और इस क्षेत्र में वन संपदा की बात करते हैं या वन क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर वन में पाए जाते हैं साल वृक्ष, सागौन, हरा तेंदुपत्ता। कौन कौन से? साल वृक्ष, सागौन, हरा तेंदुपत्ता आदि वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र की यदि मिट्टी की बात करें तो इस क्षेत्र की जो मिट्टी है वो है लाल पीली मिट्टी। कैसी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे? इस क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और यदि फसल की बात करें तो यहाँ पर होने वाली फसल है चावल, अलसी, तिल। इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है। कौन कौन सी? चावल, अलसी, तिल इस क्षेत्र में होने वाली फसल उत्पादित होती है। और यदि इस क्षेत्र में खनिज की बात करें हम तो खनिज में इसमें आता है, इसमें प्रमुख है कोयला, बॉक्साइट, ग्रेनाइट। क्या है? कोयला, बॉक्साइट, ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट। कि क्या क्या है? कोयला है, बॉक्साइट है, ग्रेनाइट है और क्वार्टजाइट आदि इस क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिज हैं। यदि हम इस क्षेत्र में उद्योग की बात करें तो इस क्षेत्र के प्रमुख उद्योग में जैसे कि सिंगरौली, सुहागपुर, उमरिया तथा जोहिला घाटी। कौन सी? जोहिला घाटी। यद्यपि यहाँ के सबसे बड़े कोयला क्षेत्र हैं सिंगरौली, सुहागपुर, उमरिया, जोहिला घाटी सबसे बड़े कोयला क्षेत्र हैं। फिर भी यह क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से नगण्य है, मतलब यहाँ बहुत कम उद्योग हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी कैसे कहा जाता है? ऊर्जा राजधानी, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी जो है बेढ़न, सिंगरौली को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बेढ़न, सिंगरौली को कहा जाता है, जो इसी पठार में स्थित है। और यदि आगे चलते हैं पर्यटक स्थल की बात करते हैं तो यहाँ दर्शनीय स्थल जो हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ जो कि उमरिया में है। कहाँ है? उमरिया में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। और अमरकंटक है और सिंगरौली। और यदि जनजाति की बात करते हैं इस क्षेत्र में बैगा, भारिया, कोल, उराव जनजाति पाई जाती। कौन कौन सी? बैगा, भारिया, कोल, उराव जनजाति इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये था आपका मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का भाग 2। यदि आपने भाग 1 नहीं पढ़ा है तो आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। और ये है मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भाग 2। अब मैं इसके आगे की वीडियो में मैं आपको
मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत के बारे में पढ़ाऊँगा, मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में पढ़ाऊँगा, आदि चीज़ों के बारे में आपको मैं आगे बताऊँगा। तो आप मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करिए और इसके बाद अगली वीडियो में आपके लिए अपलोड कर दूँगा। धन्यवाद।